बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर नासरा है और मैं एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ एफसीपीएस मेडिसिन। मैं सिंध में लियारी जनरल हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट मैं काम कर रही हूँ। तो अभी जो हम बात करेंगे कि अडल्ट में फर्स्ट एड हमें क्या देनी है, बहुत सी बातें डॉक्टर मिसबा ऑलरेडी बता चुकी हैं, डॉक्टर आतिया बता चुकी हैं बहुत सी बातें। तो होगी तो वो जो है इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूंगी। हम अच्छा, जो मैं थोड़ा सा सीपीआर में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी, बाकी तो तकरीबन अडल्ट हों या बच्चे हों तो चीज़ें तकरीबन सेम ही हैं। सबसे पहले जो अहम है, हमारे पास एक फर्स्ट एड किट होनी चाहिए घर में। और उसमें चीज़ें वो आपको वो मिल जाएंगी कि जो भी ये हमें हर वक्त तैयार होना चाहिए, जो कि हम वक्तन फवक्तन उसको हम देखते रहें कि उसमें कोई चीज़ कम होगी तो वो ऐड कर दें, कोई अगर एक्सपायर्ड मेडिसिन है तो वो निकाल दें। तो घर में जो भी केयर गिवर्स हैं, बड़े हैं, तो वो ये चीज़ें एक फर्स्ट एड किट हर वक्त मौजूद होनी चाहिए और जो है उसको हम रिविजिट करते रहें। जब भी इमरजेंसी हो तो जैसे डॉक्टर मिसबा ने भी कहा था कि हमें खुद तो काम और कूल बहुत रहना है, और जो है कि इतनी हमें बेसिक नॉलेज हो कि जो इमरजेंसी फर्स्ट एड हम उसको दे सकें, और फिर आगे सबसे पहले तो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज कॉल करके और फिर मरीज को, या अगर नियर बाय कहीं है तो हम उन्हें ले जा सकें जल्द से जल्द। और हमें थोड़े बहुत बीएलएस यानी सीपीआर के बारे में और इमरजेंसी के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट। अच्छा, कोई भी अब इमरजेंसी होती है तो घर में या कहीं अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कहीं भी आपने बाहर कोई ऐसी कैजुअलिटी देखी है, तो एक तो हेड टू टो आपने इवेल्युएशन करना है कि कहाँ पर कोई कोई जख्म, कोई चोट वगैरह है। नेक्स्ट। और अगर हमें लगता है कि मरीज शॉक में, शॉक का क्या मतलब है कि अगर जो है मरीज हमें वो रिस्पांस नहीं दे रहा है, या बिल्कुल उसकी पेल स्किन लग रही है, डायलेटेड सनकन आइज लग रहा है, या बहुत तेज ब्लीडिंग हो रही है, तो ये साइंस हैं शॉक के। जो उसकी कोई भी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं कि कोई ब्लड लॉस हो सकता है, इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो सकती है, या डिहाइड्रेशन, सीवियर फ्लूइड लॉस हो सकता है जो कि वॉमिटिंग की वजह से या डायरिया की वजह से या हीट स्ट्रोक है तो उसकी वजह से। तो ये साइन अगर इस तरह है तो ऐसे मरीज को फौरन हमें इब्तदाई जो भी तबी इमदाद देकर और जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना है, या इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज अगर आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं है तो आपने उनको कॉल करना है। और शॉक को हम इनिशियली कैसे ट्रीट करेंगे, अगर घर में हमारे पास कोई ऐसा हमें लग रहा है कि मरीज है, बच्चा है या अडल्ट है कि उसको कि वो शॉक में है, तो हमें पहले वो फ्लैट सर्फेस पे लिटा के हेड एंड एलिवेट करना है, चाहे बेड पर हो या फर्श पे। तो पाँव ऊंचे रखने हैं, उसको ठंडा रखना है, कवर करना है कि क्योंकि स्किन भी बहुत कोल्ड हो जाती है, तो मरीज को ठंडा रखना है। और उसके बाद जो है अगर होश में है, कॉन्शियस है, थोड़ा थोड़ा करके पानी एक घूंट घूंट करके या चम्मच से, लेकिन लिटा के नहीं, हेड एंड को थोड़ा सा ऊपर करके उनको थोड़ा थोड़ा पानी देना। अगर होश में नहीं है तो करवट पे लिटा दें, बिल्कुल मुंह से कुछ भी ना दें, और बस हेड एंड को एलिवेटेड रखें और मरीज को गर्म रखें, वार्म रखें। नेक्स्ट। अच्छा, मेडिकल इमरजेंसीज क्या क्या हो सकती हैं सारे आगे पहले बता चुके हैं। ठीक है, इसमें बर्न्स हैं और फ्रैक्चर्स हैं, दूसरे ट्रॉमाज हैं, इंजरीज हैं। नेक्स्ट। हेड इंजरी के अगर कुछ साइंस दिए हुए हैं, अगर हेड इंजरी हो तो मरीज जो है कैसे प्रेजेंट कर सकता है, क्या क्या हमें लगे कि ये सिवियर या सीरियस हेड इंजरी है जिसे मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। तो इसमें ये सारा दिया हुआ है कि अगर ईयर या नोज से कुछ वो लीकिंग है, डिस्चार्ज है, ब्लड है, सिवियर हेडेक है, नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, या मरीज ऑल्टर्ड स्टेट के साथ है, या फेशियल ब्रूजिंग या अराउंड द आईज कोई भी ब्रूजिंग है, ऑब्वियस वुंड्स है, तो इसमें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। नेक्स्ट। अगर स्पाइनल इंजरी है तो स्पाइनल इंजरी के भी कुछ साइंस हैं कि वो हम देख लें कि बजाय अगर हमें कोई वो नहीं नजर आ रहा, लेकिन स्पाइनल इंजरी क्या साइंस हो सकते हैं कि स्लो पल्स हो सकती है, यानी ब्रेडिकार्डिया स्लो पल्स है, जो विक्टिम है उसका पोस्चर बहुत ही ऑकवर्ड है या आगे बेंट हुआ हुआ है तो अजीब सा पोस्चर है, या कुछ वो एब्सेंट उनको फीलिंग हो रही है, एब्सेंट फीलिंग है, और जो है मतलब कोई उनको नमनेस वगैरह हो रही है, टिंगलिंग हो रही है, या कोई फीलिंग नहीं हो रही है, तो इसके साथ जो है अगर ऐसे हमें कोई भी साइंस मिलते हैं तो इमरजेंसी हेल्प उनको देनी है। और मूवमेंट जो है कम से कम, जो पहले डॉक्टर मिसबा डॉक्टर आद का भी बता चुकी है, मूवमेंट कम से कम रखनी है। नेक्स्ट। अच्छा, ये एक बहुत ही कॉमन इमरजेंसी है घर में, नोज ब्लीड्स।
कि अक्सर वो होता है कि जी नक्सीर वो फूट गई है, नाक से ब्लड आ रहा है, घर वाले परेशान हो जाते हैं कि इतना ब्लड आ गया। तो इसमें जो है आपने करने के काम क्या है, ये घर में ही आप इसको रोक सकते हैं कि अनटिल अनलेस अगर कोई ऐसा मरीज है जो कोई ऐसी मेडिसिन ले रहा है कि अगर वो एस्पिरिन है, कोई कार्डिक पेशेंट है तो वो कोई एस्कार्ड या क्लोपिडोग्रिल इस तरह की कोई मेडिसिन ले रहा है, खून पतला करने वाली कोई भी दवा ले रहा है, तो उसको फौरन बंद किया जाए। और नाक को, सर को इस तरह से आगे झुका के नाक को नीचे जो नरम वाला हिस्सा है उसको अपने अंगूठे उंगली के बीच में जोर से दबाना है, पिंच करना है। तो ये आपने 5 से 10 मिनट तक इसको दबाना है, कम से कम 5 मिनट उसको दबा के रखना है। और सर पे, फोरहेड पे जो है, या सर पे कोई ठंडा गीला कपड़ा आपने रखना है, फोरहेड पे बर्फ आप लगा सकते हैं। तो इस तरह उसको जो है आपने, और सर को नीचे झुका के रखना है, क्योंकि वरना नाक से जो है वो हलक में भी ब्लड जा सकता है। तो अगर कोई ब्लड आगे आ रहा है तो उसको बहने दें। और इस तरह से आपने 5 से 10 मिनट, तो एटलीस्ट 5 मिनट्स आपने दबा कर रखना है। और अगर उसे नहीं रुकता है, कि आपने 10 मिनट्स तक मैक्सिमम आपने दबाया, नहीं रुकती है ब्लीडिंग, तो फिर आपने जो है हॉस्पिटल लेके जाना है, इमरजेंसी सर्विसेज को आपने अप्रोच करना है। नेक्स्ट। अच्छा, ये कुछ प्रेशर पॉइंट्स बताए गए हैं कि अगर कहाँ से कोई वो अडल्ट है, उनको कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, ऑब्वियस कोई ब्लीडिंग हो रही है। इंटरनल ब्लीडिंग तो जाहिर बात है हम नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन कोई ऑब्वियस एक्सटर्नल ब्लीडिंग है तो किस एरिया में ब्लीडिंग है, तो कौन से प्रेशर पॉइंट्स है कि जिनको आपने प्रेस करके रखना है 5 मिनट्स तक, ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो सके। अगर तब भी नहीं स्टॉप होती है, वो आपने इमरजेंसी सर्विसेज को तो पहले ही कॉल कर देना है। कोई सीरियस ब्लीड है, आपने पहले ही कॉल कर देना है और मरीज को एज सुन एज पॉसिबल ट्रांसफर करने की कोशिश करनी है हॉस्पिटल। लेकिन जब तक के मरीज हॉस्पिटल ट्रांसफर हो, इवन एम्बुलेंस में भी हैं, घर पे हैं, एम्बुलेंस में है, तो आपने इन प्रेशर पॉइंट्स को आपने प्रेस करके रखना है जब तक के हॉस्पिटल पहुंचे। नेक्स्ट। अच्छा, अब ये हीट स्ट्रोक जो बहुत कॉमन, अब आगे गर्मियां भी आने वाली हैं तो ये बहुत कॉमन हम घर में भी एनकाउंटर करते हैं, घर से बाहर भी जो है ये ऐसे हमें जो है कोई भी विक्टिम मिल सकता है। तो उसमें जो है हीट स्ट्रोक की ये कुछ वो अलामात बताई गई हैं कि एक होता है हीट एग्जॉस्शन, एक हीट स्ट्रोक आगे सीवियर कंडीशन हो जाती है। तो हीट एग्जॉस्शन उससे पहले वाली है। और उससे पहले हमें क्रैम्प्स हो सकते हैं, जो गर्मी में अक्सर होता है कि एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाती है, बहुत पसीना आता है, तो हमें मसल क्रैम्प्स होने लगते हैं। फिर अगर हमने उस वक्त ही अपनी हाइड्रेशन ठीक ना की, और इसीलिए गर्मी में कहा जाता है कि पानी आपने, कि नॉर्मली जो है 8 to 10 ग्लासेस है, गर्मी में बढ़ा के 12, 15, 16 ग्लासेस, तकरीबन 4 लीटर्स तक पानी आप, या जितनी ज्यादा स्वेटिंग हो, गर्म जगह पे काम करें तो उतना आपने अपना वाटर इनटेक रखना है। तो कौन से लोग इसके इसमें मुतासर हो सकते हैं, उसमें मजदूर होते हैं, लेबरर्स होते हैं जो धूप में काम कर रहे हैं, बच्चे हैं, एल्डरलीज हैं, एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस, वो ज्यादा से अफेक्ट हो सकते हैं। तो उसमें आपके जो है पहले क्या क्या आपको सिम्टम्स हो सकते हैं, कि सर में दर्द, आपको जो है सर में दर्द हो रहा है और बहुत ज़्यादा, या तो नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, आपको वीकनेस, एक जनरलाइज फटीगोलिटी वीकनेस हो रही है, मसल क्रैम्प्स हो रहा है, या पल्पिटेशन हो रही है, तो उसी वक्त आपको अलर्ट हो जाना है कि आगे जो है ये कहीं हीट स्ट्रोक की अलामत तो नहीं है। फिर मजीद अगर उस वक्त आपने मेडिकल अटेंशन नहीं लिया तो फिर हेडेक बहुत सीवियर हो सकता है। फिर जो है कंफ्यूजन हो सकता है, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस हो सकती है, और मरीज जो है अनकॉन्शियस भी हो सकता है। तो दोनों इन सूरतों में, चाहे हीट एग्जॉस्शन है, हीट स्ट्रोक है, आपने इमीडिएट मेडिकल हेल्प लेनी है, आपने एज सुन एज पॉसिबल जो है हॉस्पिटल आपने जाना है। जब तक घर में है तो करने की काम क्या है, नेक्स्ट। तो ये कुछ आखान वालों, आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, उन्होंने भी कुछ गाइडलाइंस हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉस्शन के हिसाब से उन्होंने भी दी थी, कि इसमें कब और जो है कौन से लोग सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं, तो उनको जो है एहतियात करने की जरूरत है। इसमें मजदूर हैं जो धूप में काम कर रहे हैं, एल्डरलीज हैं, और मतलब एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस। तो बच्चों का, बूढ़ों का, खासकर गर्मी में, गर्मी के मौसम में बहुत ख्याल रखना है। और जो है वही सारे सिम्टम्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट प्लीज। तो हमारे करने के काम क्या हैं, तो आई एम सॉरी, ये थोड़ी सी स्लाइड जरा हेजी है, लेकिन करने के काम क्या है, पहले तो हमने वही इमरजेंसी सर्विसेज को आपने कॉल करना है, एम्बुलेंस को, अगर आपके पास कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं अवेलेबल है तो आपने उनको कॉल करना है। मरीज को ठंडी जगह पर आपने रखना है, और जो है पहले उसको जो कवर करना है अच्छे तरीके से। अगर आइस पैक, कोई गर्म मतलब ठंडे पानी का कोई टब है या आइस का टब है, तो उसमें उसको मरीज को लिटा देना है, ठंडे कमरे में रखना है। अगर एसी है तो एसी ऑन कर देना, नहीं तो फैन के नीचे उसको रखना है, और ठंडे गीले तौलियों से कवर कर देना है उनको। अगर कॉन्शियस है तो मुंह से थोड़ा थोड़ा आप चम्मच से थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट करके उनको पानी देते रहें, अगर कॉन्शियस है। लेकिन अगर कंफ्यूज हैं, ड्राउजी हो रहे हैं, अनकॉन्शियस है, तो बिल्कुल मुंह से कुछ नहीं देना है, और उनको जितना जल्दी हो आपने हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट करना है। नेक्स्ट।
अच्छा, इलेक्ट्रिक शॉक ये भी हम घर में जो है हम एनकाउंटर करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक शॉक में होता क्या है कि ह्यूमन बॉडी, हमको पता है कि वो एक कंडक्टर के तौर पे काम कर सक वो एक्ट करती है। तो अगर कोई डायरेक्ट कोई ओपन पॉइंट था, कोई तार थी, कोई स्विच बोर्ड था कि जिससे जिससे भी करंट लग गया है घर में, घर से बाहर कहीं भी, तो अब क्योंकि ह्यूमन बॉडी कंडक्टर होती है, तो आपने जिसको करंट लगा है, जो उस वक्त अफेक्टी है, विक्टिम है, उसको बिल्कुल नहीं, उनको बिल्कुल नहीं हाथ लगाना है। सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि इलेक्ट्रिक सोर्स को आप स्विच ऑफ करें, ठीक है, उसको दूर करें। तो उसके लिए आप किसी लकड़ी का या प्लास्टिक की जो नॉन कंडक्टर मटेरियल है उसकी आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। उससे आपने वो विक्टिम को दूर किया या वो सोर्स को आपने ऑफ करके फिर आप विक्टिम को जो है फर्स्ट एड देंगे। अब इसमें वही अगेन वही है कि अगर वो होश में है, जला हुआ हिस्सा है, तो जले हुए के लिए तो बर्न्स का जो ऑलरेडी बता चुकी हैं डॉक्टर आत्का, तो उसी तरह बर्न्स को ट्रीट करना है। लेकिन अगर ऑल्टर्ड जो विक्टिम है वो कंफ्यूज है, ऑल्टर्ड स्टेट में है या अनकॉन्शियस हो गया है, फिर तो आपने वही सीपीआर वाली गाइडलाइंस होंगी कि ब्रीदिंग और आपने पल्स वगैरह ये चेक करनी है, जो एबीसी प्रोटोकॉल है वो आपने फॉलो करना है। और जो है अक्सर जो है आपने जो मूव करना है विक्टिम को, वो सबसे ज्यादा अहम है। नेक्स्ट। तो ये सारी चीजों की जो है ना आपने एहतियात करनी है, ये वही इसमें कि किस तरह से आपने, और फिर मरीज को आपने जो विक्टिम है उसको एग्जामिन करके और इमरजेंसी मेडिकल हेल्प देनी है। माइल्ड बर्न्स हो घर में ट्रीट हो सकते हैं, मरीज कॉन्शियस है, बिल्कुल ठीक है, माइल्ड बर्न्स है तो घर में माइल्ड बर्न के तौर पे वो ट्रीट हो सकता है। ज्यादा जला है तो आपने हॉस्पिटल लेकर जाना है, और अनकॉन्शियस हो गया, अनरिस्पॉन्सिव हो गया, तो आपने सीपीआर की जो गाइडलाइंस है वो आपने जो है फॉलो करनी है। और सबसे ज्यादा मतलब यही है कि बच्चों को, बूढ़ों को जो है, ये जितने भी ये अप्लायंसेज हैं या स्विच बोर्ड्स हैं, कोई भी ऐसे तारे हैं, तो आपने वो एहतियात करनी कि कोई भी ऐसा इंसिडेंस, कोई भी ऐसा वाकया घर में ना हो। नेक्स्ट। ये भी कुछ वही वो पोजीशंस हैं कि कैसे बताया कि किस तरह से इसमें दिखाया गया है पिक्चर में कि लकड़ी से या कोई प्लास्टिक की चीज से आपने विक्टिम को उस इलेक्ट्रिक सोर्स से दूर करना है। नेक्स्ट। अच्छा, पॉइजनिंग का, केरोसिन पॉइजनिंग का डॉक्टर मिसबा ने बताया था। तो मैं बस वो पॉइजनिंग का थोड़ा सा वो और वो टच करूँ, थोड़ा सा उसको एलैबोरेट करूंगी कि पॉइजनिंग दो तरह की होती है, कि एक्सीडेंटल है या सुसाइडल है। तो ये बच्चे, बूढ़े, जवान हमारे पास सारे ही वो इस तरह से आते हैं, तो उनको कैसे हमने डील करना है। नेक्स्ट। तो पहले तो देखना है कि पॉइजनिंग है किस चीज से, ठीक है, कोई ड्रग है, कोई मेडिसिन का ओवरडोज हो गया है, या सुसाइडल अटेम्प्ट था, या फिर यही है कि केरोसिन है, केरोसिन है। और फिर ये होता है कि कोरोसिव्स होते हैं, कि उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, एल्कलीज हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एल्कलीज में आपने वॉमिटिंग इंड्यूस नहीं करनी है, जैसा बिल्कुल उन्होंने बताया था। और उसमें जो है दूसरा ये भी है कि ना ही गैस्ट्रिक लवाज करना है, कि अगर हॉस्पिटल भी लेके जाएं, जो अगर हमारे इधर इंटर्नीज हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एल्कलीज हैं, करोसिव्स हैं, पेट्रोल है, तो उसमें जो कोई एसिड अगर लिया है तो उसमें बिल्कुल भी, या ब्लीच वगैरह पी कर आ जाते हैं, तो बिल्कुल भी ना वॉमिटिंग इंड्यूस करनी है, ना गैस्ट्रिक लवाज करना है आपने, ठीक है ना। वो तो फिर आप हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट वो देंगे, कि उसके लिए फिर एक्टिवेटेड चारकोल वगैरह होता है। लेकिन बाकी जो है, अगर कोई ड्रग का ओवरडोज वगैरह हो गया तो उसमें वॉमिटिंग वगैरह इंड्यूस कर सकते हैं। तो अब ये है, और आपने इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज सबसे पहले आपने वो अप्रोच करनी है। और जैसे वही कहा गया था, कोई एसिड अल्कली अगर जिस्म पे लगा हुआ है तो हमने उसको वॉश करना है, उस एरिया को सोप और वाटर से वॉश करना है, रनिंग वाटर में रखना है, कपड़े चेंज करने हैं, तब्दील करने हैं, और अपने आप को ही बचाना है। सबसे पहले हर चीज में सबसे पहले आपकी अपनी सेफ्टी है, कि वो कोई एसिड है, केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, कुछ भी है, वो आपको ना लगे। तो इसीलिए बेहतर है अगर ग्लव्स वगैरह हो, कोई प्रोटेक्शन हो, तो वो, और आपने वो अपने आप को सेव करना है। फिर ठंडे पानी से आपने वॉश करना है, और मतलब सोप और वाटर से आप वॉश करें। नेक्स्ट। अच्छा, अगर आई एक्सपोजर हो गया है कोई भी ऐसे केमिकल से, तो उसमें जो है हमने उसको भी अच्छे पानी से, हमने अच्छे तरीके से पानी से 10 to 15 मिनट्स तक हमने खुले पानी से उसको धोना है, ठंडे पानी से हमने आँख को वॉश करना है। कोई भी स्प्लैश हुआ है, किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्टेड सिक्रीशन है, कोई केमिकल है, तो और हमने वॉश करके, और जब तक कि फिर हमने डेफिनेटली मेडिकल हेल्प भी सीख करनी है, कि हॉस्पिटल में भी जाके हमने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को या इमरजेंसी में हमने अप्रोच करना है, इमरजेंसी हेल्प अप्रोच करनी है। ये जो इंसेक्ट बाइट्स वगैरह हैं, इंसेक्ट बाइट्स के साथ में जो है आपने वो करना है कि उसमें भी अगेन वही है कि उसको वॉश करना है, उसको आपने कवर कर देना है। और अगर स्वेलिंग वगैरह है तो स्वेलिंग आपने
उसी तरह से जो है उसको करना है कि स्वेलिंग के लिए आपने, अगर कोई रैश हो गया है, टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है, तो ये सारी आपने जो पीछे भी वो बता चुके हैं कि बर्न्स की है, स्वेलिंग की है, स्वेलिंग होगी तो आइस अप्लाई करनी है। और पहले आप सोप और वाटर से वॉश कर लें, लेकिन कोई टॉनिकेट नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं, आपने आइस अप्लाई करनी है और बस ड्राई ड्रेसिंग से आपने उसको कवर कर देना है और इमरजेंसी हेल्प आपने सीख करनी है। फिर हम सीपीआर शुरू करते हैं। तो सीपीआर में पहले तो हमने कार्डियक अरेस्ट को रिकग्नाइज करना है कि विक्टिम जो है अनरिस्पॉन्सिव है, हमने पल्स देखना है कि ब्रीदिंग नहीं है, या तो आइदर एब्सेंट है या गैस्पिंग ब्रीदिंग है, जो एगोनल ब्रीदिंग हम कहते हैं, अगर ये है तो इसका मतलब उसको भी हम कार्डियक अरेस्ट में लेंगे। नेक्स्ट, तो अब जो है सीपीआर जो है, इसमें क्या दो चीजें, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक चेस्ट कंप्रेशंस होता है और एक रेस्क्यू ब्रीदिंग होती है। तो रेस्क्यू ब्रीदिंग में हमें ऑब्वियसली ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करनी होती है विक्टिम को। तो और चेस्ट कंप्रेशन से ये होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ताकि वो उसके वाइटल ऑर्गन स्पेशली ब्रेन तक पहुंचे और हार्ट बीट भी रिस्टोर हो, और जो रेस्क्यू ब्रेथ से ताकि उससे ब्रीदिंग रिस्टोर हो जाए। नेक्स्ट, ये है कि अब सीपीआर में जो है इनकी वो तीन चीजें हमारे पास हैं, चेस्ट कंप्रेशंस है, एयरवे का मेंटेनेंस है हमने जो है, और रेस्क्यू ब्रीदिंग देनी है। फिर उसके बाद आखिरी चीज होती है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। वो सारी बातें घरों में अवेलेबल हमारे पास नहीं होता, वो जहाँ पर अवेलेबल होता है तो हम वो यूज कर सकते हैं। फिर एक पूरा प्राइमरी सर्वे, जो भी कैजुअलिटी है विक्टिम, उसका प्राइमरी सर्वे करना है। इसके लिए एक निमोनिक है, एक सर्वे है कि डॉक्टर्स कैब, डॉक्टर्स एबीसीडी, ठीक है, हम जो उसको कैप करके भी कर सकते हैं ना, डॉक्टर्स एबीसीडी, जो DRS ABCD, ये एक निमोनिक है। तो उसमें D इज फॉर डेंजर। डेंजर यानी हमने अपनी सेफ्टी देखनी है और विक्टिम की भी सेफ्टी देखनी है। पहले तो अपनी सेफ्टी असेस करना है, फिर ये देखना है कि विक्टिम कहीं मतलब किसी ऐसी जगह पर है तो उसको उस अनसेफ जगह से बाहर लेकर आना है। जैसे कहीं फायर है, कहीं आग लगी हुई है, तो उधर आप तो नहीं जा सकते, किसी सेफ जगह पे लेकर आना है। फिर उसकी रिस्पॉन्स असेस करनी है कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, कि शोल्डर से ला के, आवाज दे के, बुला के आपने देखना है कि रिस्पॉन्स है कि नहीं। फिर आपने शाउट करना है, S से है शाउट फॉर हेल्प, कि हेल्प की जरूरत है अगर विक्टिम अनरिस्पॉन्सिव है। उसके बाद आपने एयरवे देखना है कि एयरवे में जो है कहीं कोई उसमें कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है, कोई सिक्रीशंस वगैरह तो नहीं है। एयरवे ओपन, फिर एयरवे ओपन करके फिर हमने ब्रीदिंग असेस करनी है, जो पहले डॉक्टर आतका ने भी बताया था कि लुक लिसन फील, कि आपने चेस्ट मूवमेंट्स के लिए देखना है, ब्रेथ साउंड्स के लिए आपने सुनना है कि ब्रीदिंग की आवाज आ रही है कि नहीं, और वेपर्स आपको नाक से या मुंह से फील हो रहे हैं कि नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच, जजाकिल्लाह। तो आपने जो है वो ब्रीदिंग असेस करनी कि ब्रीदिंग है कि नहीं। तो सर्कुलेशन देखनी है, उसके लिए कैरोटिड पल्स आपने पैल्पेट करना है, कैरोटिड आ रही है कि नहीं। रेडियल पल्स देखने का कोई फायदा नहीं है, शॉक में आपने कैरोटिड डायरेक्ट देखनी है। फिर डिफिब्रिलेशन एंड में, कि जहाँ डिफिब्रिलेटर अगर मौजूद है, यानी ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर AED, अगर वो मौजूद है तो फिर उसका इस्तेमाल एंड में आएगा, वरना ये बाकी चीजें तो हम घर में, और सिर्फ हमें इसके लिए अपने हैंड्स ही चाहिए होते हैं। नेक्स्ट, तो एक प्राइमरी सर्वे हमने जो कर लिया वही है कि डेंजर हमने असेस किया, रिस्पांस देख लिया, शाउट फॉर हेल्प किया, एयरवे देख लिया अगर वो क्लियर है कि नहीं। एयरवे हमें ओपन करना है, कैसे ओपन करेंगे। नेक्स्ट प्लीज, कि हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, ठीक है, हेड टिल्ट करेंगे पीछे की तरफ और चिन विक्टिम का लिफ्ट करेंगे, तो उससे ये होगा कि एयरवे ओपन हो जाएगा। एयरवे ओपन हो जाएगा तो उसमें फिर हम उसके वो ब्रीदिंग देखेंगे कि ब्रीदिंग है कि नहीं, ब्रेथ साउंड्स हमें सुनाई दे रहे हैं कि नहीं, चेस्ट राइज हो रहा है कि नहीं। तो फिर हम फॉरन जो है, और फिर हमने सर्कुलेशन। लेकिन जो BLS, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और जो इंटरनेशनली 2021 की BLS की गाइडलाइंस है, तो उसमें हमें जो है शाउट फॉर हेल्प के बाद जो है कि डॉक्टर्स के बाद उसका कैब होता है, CAB और फिर एंड में D। यानी पहले हम सर्कुलेशन असेस करेंगे, पहले हम कैरोटिड पल्स को देखेंगे कि कैरोटिड आ रही है कि नहीं। कैरोटिड नहीं आ रही होगी तो फौरन हमने चेस्ट कंप्रेशन देनी है। चेस्ट कंप्रेशन 30 चेस्ट कंप्रेशन, जो चेस्ट कंप्रेशन का पहले डॉक्टर आपका बता चुकी है कहाँ पर हमने करना है। स्टर्नम के जो लोअर हाफ है वहां पर हमने एंड अपना रखना है, हील ऑफ द पाम रखना है, और उसको कंप्रेस करना है 2 इंचेस तक, जैसे उन्होंने वो बताया था कि उधर। और अपने जो है आपने रिस्ट एल्बो पे कोई, शोल्डर पे, उन पे कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, इस पे कोई मूवमेंट नहीं हो, और आपने 2 इंच आपने नीचे जाना है, और बिल्कुल 90 डिग्रीज पे आपने विक्टिम के ऊपर रहना है, 90 डिग्रीज पे चेस्ट कंप्रेस कंप्रेस करना है, 2 इंच तक वो नीचे जाए स्टर्नम, फिर वापस वो चेस्ट रिकॉइल हो। तो ये आपने 30 कंप्रेशन देके फिर आपने ब्रीदिंग असेस करनी है, एयरवे ओपन करके देखना है, फिर ब्रीदिंग असेस करनी है, फिर अगर डिफिब्रिलेटर अवेलेबल है तो वो करना है।
अच्छा नेक्स्ट। अच्छा सीपीआर जो है मैं वही इसमें ये बस एक रिवीजन था कि और विक्टिम को सबसे पहले तो आपने फ्लैट सरफेस पे रखना है। ये सॉरी मैं भूल गई कि सबसे पहले तो फ्लैट सरफेस पे रखना है। बेड जो है हमारा सॉफ्ट होता है, अगर हार्ड कोई हार्डबोर्ड वगैरह है तो वो चेस्ट के नीचे वो रखना है, वरना उसको फर्श पे ले आए। या अगर गद्दा ज्यादा वो सॉफ्ट नहीं है तो बेड पे भी चल सकता है, या हम वो सिर्फ मेट्रेस रिमूव कर दें। तो हार्ड सरफेस हो, आपने रिस्पॉन्सिवनेस देखनी है एंड शाउट फॉर हेल्प। चेस्ट कंप्रेशंस का ये मैंने वो बताया कि चेस्ट कंप्रेशंस किस तरह देख करने हैं। हमने 30 कंप्रेशंस देने हैं। स्पीड इतनी होनी चाहिए कि 100 to 120 एक मिनट में हो जाए। ठीक है, चिल्ड्रन में बच्चों में हम 4 मिनट तक सॉरी 4 सेंटीमीटर हम चेस्ट जो है कंप्रेस करेंगे। अडल्ट में 5 to 6 सेंटीमीटर यानी तकरीबन 2 इंच करना है कंप्रेस। और पुश हार्ड पुश फास्ट एंड कंप्लीट चेस्ट रिकॉइल होना चाहिए, मतलब तेजी से करें, फास्ट करें। यानी उसमें हम होता है कि काउंट करते हैं कि 1,000 2 1,000 3 1,000 इस तरह, ताकि वो स्पेस भी और स्पीड भी बराबर रहे। और मिनिमम इंटरप्शंस होने चाहिए। पुश हार्ड पुश फास्ट विद कंप्लीट चेस्ट रिकॉइल, ताकि हार्ट जो है फिर से वो रिलैक्स कर जाए, उसमें ब्लड जो रिफिलिंग हो जाए। फिर आप कंप्रेस करेंगे, फिर वो ब्लड जो है फ्लो आउट होगा और मेजर वेसल्स में जाएगा। इसके बाद जो है हमने देखना है अगेन, फिर हमने वही ब्रीदिंग के लिए जो मैं बता चुकी हूँ कि ब्रीदिंग हमने देखनी है। और जो है अगर हमने फिर असेस किया कि अगर ब्रीदिंग आ रही है, ठीक है ना, ब्रीदिंग आ रही है, तो फिर विक्टिम को हमने रिकवरी पोजीशन पे रखना है। ठीक है, रिकवरी पोजीशन पे ले आना है विक्टिम को। और रिकवरी पोजीशन कैसे होती है कि करवट पे हाथ और पांव साथ से पकड़ के, अगर राइट साइड पे या लेफ्ट जो भी है, राइट आर्म राइट राइट लेग पकड़ के हमने वो लेफ्ट साइड पे मूव कर लें। या अगर नहीं है लेफ्ट साइड से है तो किसी भी साइड पे आपने उनको साइड पे कर देना है, लेटरल पोजीशन पे करना है। एक साथ आपने आर्म और लेग को एक साथ मूव करके मरीज को रोल कर लेना है। ठीक है। और अगर ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं है, ये कुछ मैंने पिक्चर्स भी शेयर की थी जिसमें हम एयरवे किस तरह से असेस करेंगे कि एयरवे ओपन करने के लिए हेड टिल्ट चिन लिफ्ट का ये मेथड है। और किस तरह से चेस्ट कंप्रेशन देना है। रिस्ट एल्बो शोल्डर पे कोई मूवमेंट नहीं होगी, आपके हिप जॉइंट पे सिर्फ मूवमेंट होगी। तो 30 कंप्रेशंस करके हमने 2 ब्रेथ्स देने हैं। 30 to 2 का साइकिल होना चाहिए। और एवरी हम 2 मिनट्स तक करेंगे। ठीक है, 30 to 2 के 30 चेस्ट कंप्रेशन 2 ब्रेथ्स। हर ब्रेथ 1 से 2 सेकंड पे एक ब्रेथ देंगे, और दोनों ब्रेथ के बीच में 1 सेकंड का स्पेस होना चाहिए। तो मतलब आपने जो है 4 to 5 सेकंड्स में 2 ब्रेथ्स हो जाने चाहिए। फिर अगेन यू कम बैक टू चेस्ट कंप्रेशन के आपने फिर 30 कंप्रेशन, तो 30 to 2 का साइकिल आपने 2 मिनट तक करना है। एवरी 2 मिनट्स आपने जो है विक्टिम को असेस करना है। एवरी 2 मिनट्स आप विक्टिम को असेस करेंगे कि कैरोटिड पल्स, पहले कैरोटिड पल्स चेक करेंगे, फिर ब्रीदिंग चेक करेंगे, ब्रीदिंग आई है कि नहीं आई है। अगर कैरोटिड आ गई है तो फिर हम सिर्फ ब्रीदिंग नहीं है तो हम सिर्फ ब्रीदिंग पे कंटिन्यू करेंगे, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। उसके लिए अगर हमारे पास कोई बैरियर है, कोई रुमाल है, अगर मास्क है, घर में कुछ ऐसी चीज अवेलेबल है, वो हम यूज कर सकते हैं ब्रीदिंग के लिए, वरना माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। लेकिन उसमें अगेन अपनी सेफ्टी, कि आपको कोई इन्फेक्शन ना लगे। आपको विक्टिम का नहीं पता, कोई जानने वाला है तो ठीक है, वरना कोई रोड साइड है तो आपको नहीं पता कि उसको कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है ना। तो अपनी अपनी सेफ्टी जरूर देखनी है। तो हर 2 मिनट्स के बाद हमने ब्रीदिंग और कैरोटिड पल्स देखना है, लेकिन लेस देन 10 सेकंड का इंटरप्शन होना चाहिए, नॉट मोर देन 10 सेकंड। अच्छा, इसमें बच्चों में और अडल्ट में डिफरेंस है कि बच्चे जो मतलब 1 ईयर से लेके मतलब 6 मंथ्स एंड अप टू 8 10 ईयर्स, और फिर अडल्ट। तो बच्चों में जो है कि अगर सिंगल रेस्क्यूअर है तो वही 30 to 2, अडल्ट में तो 30 to 2 के ही साइकिल्स चलेंगे ऑल ओवर। लेकिन बच्चों में अगर जो है कि बच्चा है और सिंगल रेस्क्यूअर है तो 30 to 2 है। लेकिन अगर दो लोग हैं कि एक कंप्रेशन कर रहा है एक ब्रीदिंग कर रहा है, तो आप 15 to 2 का साइकिल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों का हार्ट रेट थोड़ा ज्यादा होता है। तो 15 to 2 कर सकते हैं, सिर्फ ये डिफरेंस है बाकी। और कंप्रेशन ऑब्वियसली बच्चों में हमने 4 सेंटीमीटर तक चेस्ट कंप्रेशन करनी है, बाकी सब कुछ सेम है। नेक्स्ट। और सीपीआर हमने या तो हमने सीपीआर कब तक कंटिन्यू करना है, एवरी 2 सेकेंड्स हम एवरी 2 मिनट्स हम रोल स्विच कर सकते हैं, क्योंकि एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जो कंप्रेशन कर रहा होता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, तो हम रोल स्विच कर सकते हैं। कंप्रेसर जो है वो ब्रीदिंग पे आ सकता है, ब्रीदिंग वाला कंप्रेशन पे आ सकता है। और जब तक कि मेडिकल हेल्प आए हम कर सकते हैं, या तो फिर ये कि जो उस वक्त सीपीआर कर रहे हैं वो एग्जॉस्ट हो जाए तो हम सीपीआर रोक सकते हैं। अच्छा, ये एईडी जो है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ये ऑब्वियसली घरों में तो नहीं अवेलेबल होता, अगर बाहर कहीं किसी जगह पर अवेलेबल है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। इसको यूज करना, इस पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं, बहुत यूज करना आसान है।
और वो जैसे उस पिक्चर्स भी बनी हुई होती हैं, इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं। तो नेक्स्ट जो है हम वो उसको फॉलो करें तो इजीली हम यूज कर सकते हैं विक्टिम को। नेक्स्ट, तो इसमें मैं ज्यादा कोई बात नहीं करूँ क्योंकि घरों में ऑब्वियसली ये अवेलेबल नहीं होता है। और हॉस्पिटल में अगर होते हैं तो हॉस्पिटल में हम जाएंगे तो वहां पर डिफिब्रिलेटर, जो बड़े वाले डिफिब्रिलेटर होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, वो यूज हो सकते हैं। तो लेकिन डी इसमें भी एईडी जब यूज करें तो ख्याल रखें कि जब अगर आपने शॉक डिलीवर करना है तो आपने विक्टिम से दूर होना है कि आपको करंट ना लगे, ठीक है ना। तो ये चीजों का, इन चीजों का आपने ख्याल करना है। फिर जो चेन ऑफ सर्वाइवल है तो उसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं। एक तो इमीडिएट रिकग्निशन ऑफ कार्डिक अरेस्ट, कि हम रिकग्नाइज करें कि कार्डिक अरेस्ट हो चुका है और इमरजेंसी रिस्पॉन्स को हम एक्टिवेट कर लें। अर्ली सीपीआर है और एडिक्वेट चेस्ट कंप्रेशन, मतलब वो सही प्रॉपर स्पीड होनी चाहिए कि पुश हार्ड पुश फास्ट, ठीक है। डिफिब्रिलेशन अगर वो अवेलेबल है तो डिफिब्रिलेट करना है, अगर नहीं है फिर एज सुन एज पॉसिबल जो है विक्टिम को अपने हॉस्पिटल शिफ्ट करना है ताकि एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट उनको मिल सके। ये वही सारी पिक्चर्स एक रिवीजन है नेक्स्ट, के जो सारा हम नेक्स्ट जो हम सारा कर चुके हैं, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो गुड क्वालिटी सीपीआर के रूल्स क्या है नेक्स्ट। गुड क्वालिटी सीपीआर में जो है अर्ली रिकग्निशन ऑफ कार्डिक अरेस्ट है, पुश हार्ड पुश फास्ट अप टू 5 to 6 सेंटीमीटर्स डीप इन अडल्ट्स और बच्चों में 4 सेंटीमीटर्स, मिनिमम इंटरप्शंस ऑफ लेस देन 10 सेकेंड्स। कंप्लीट चेस्ट रिकॉइल होना चाहिए कि पूरा चेस्ट वापस ऊपर आए ताकि कार्डिक फिलिंग हो सके। नेक्स्ट बस ये है, ये लास्ट है। अब जो करने का है मतलब जैसे वो सारी घर पे जो फर्स्ट एड बता दिया सारी इमरजेंसीज की, इसमें बस ये है कि आप रिकग्नाइज करें कि आपने कैरोटिड पल्स देखनी है। वो हमारे साथ माशाल्लाह डॉक्टर्स उन्हें पता है, तो आप जो आम लोगों को सिखाएंगे तो उनको बताने कि कैरोटिड पल्स कहाँ है, कि मैंडिबल के नीचे वहाँ कैरोटिड पल्स देखनी है, किस तरह ब्रीदिंग को असेस करना है। और फिर उसके बाद सीपीआर जो चेस्ट कंप्रेशन किस तरह से देने हैं तो ये आपने असेस करना है, और ब्रेथ किस तरह से, और हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, ये चीजें हमने बतानी ताकि एयरवे ओपन और माउथ ओपन करके देख लेना है उसमें कोई सिक्रीशन या फॉरेन बॉडी तो नहीं है, लेकिन फिंगर अंदर नहीं डालनी है, ठीक है ना। तो और बाकी जो है कि 30:2 आपने ये चेस्ट कंप्रेशन ब्रेथ्स देने हैं जब तक के मेडिकल हेल्प आए, आप हॉस्पिटल शिफ्ट करें। चलें और ये सारी अपने आप को सारे इसमें किसी भी कोई भी इमरजेंसी उसमें अपने आप को अपने कूल और काम रखना है, ठीक है ना। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और फिर एंड में जब आपने कोई भी हेल्प दी, किसी को भी कोई फर्स्ट एड केयर दिए, तो हैंड वॉशिंग का ख्याल रखना है कि ताकि आपको कोई इन्फेक्शन ना लगे। अपनी हैंड वॉशिंग का, अपनी सेफ्टी का ख्याल आपने हर जगह रखना है, हर स्टेप पे रखना है। और कोई भी एक्सीडेंट इमरजेंसीज कुछ भी हो उनको आपने रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट भी करना है, जैसे पॉइजनिंग वगैरह को रिपोर्ट भी करना है और इमरजेंसी मेडिकल हेल्प लेनी है। बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाहु जजाकल्लाहु खैरन कसीरा।